This is the ruled one, and the left hand side is the blank, plain white sheet जो होता है, blank sheet. तो राइट हैंड साइड में आपने लिखना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेट. विदाउट डेट एक्सपेरिमेंट चेक नहीं होता है. यू हैव टू राइट द डेट हियर एंड द एक्सपेरिमेंट नंबर. ओके, डेट एंड एक्सपेरिमेंट नंबर. तो अभी जैसे हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सो दिस विल बी एक्सपेरिमेंट नंबर 1. Then you have to write the aim, apparatus required, then theory, procedure, observations, result and calculations. Sorry, result and precautions and sources of error. This has to be written on the right hand side. And on the left hand side, in front of aim, you have to write down the aim. Aim के सामने aim हम लिखेंगे left hand side पर. So aim के सामने aim लिखेंगे. Theory के सामने figure is related to the theory. तो theory के सामने हमें figure लिखना है. Then observations के सामने calculations करनी है. Okay. Then there is a graph also. Graph आएगा बीच में. And then the result again. ठीक है. मैम एम दोनों पेजेस पर लिखने, लेफ्ट और राइट दोनों? हाँ बेटा, एम दोनों पेजेस पर लिखते हैं. थ्योरी के सामने फिगर लिखना होता है, ड्रॉ करनी होती है. ऑब्जर्वेशंस के सामने कैलकुलेशंस एंड ग्राफ तो आप नेक्स्ट पेज पे भी पेस्ट कर सकते हो. एंड देन रिजल्ट एट द एंड. ठीक है. So this is on the right hand side and this is on the left hand side. Plus one more rule is there, that all the things are in pen. सब चीज आप पेन से ही लिखोगे, including observations. All are in pen except your figure and graph. Except figure and graph. ग्राफ और फिगर को छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको पेन से लिखना है. ऑब्जर्वेशन टेबल आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, बट जो भी ऑब्जर्वेशन आप लिखोगे वो पेन से लिखनी है. ओके. ओके मैम. तो अब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई है सारे सब्जेक्ट्स की. नो मैम, मैथ की नहीं हुई अभी. कौन पढ़ा रहा है मैथ्स? मैथ्स चल रही है मैडम. मैथ्स चल रही है. नेहा आहूजा मैडम पढ़ा रहे हैं. नेहा मैम पढ़ा रही. तो चलो स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट. ये सबको समझ आ गया ना? इसी तरह से लिखना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर आप नहीं लिखोगे देन यू हैव टू रीराइट, क्योंकि करेक्शन हो जाता है, फिर बाद में चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है. ऑब्जर्वेशंस जब भी आप लिखोगे देन यू हैव टू, मेन चीज होती है एग्जाम में, आप बच्चे ऑब्जर्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं लेकिन दे डू नॉट राइट द लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट आपको पता है क्या होता है? अरे शिट. लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट हाँ बताओ, लीस्ट काउंट क्या होता है?
मैम जो फर्स्ट रीडिंग होती है जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं रीडिंग की, लीस्ट काउंट का मतलब होता है बेटा मिनिमम रीडिंग। मिनिमम रीडिंग आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल मींस जो आप नॉर्मल स्केल यूज करते हो, उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? मिनिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं उससे? 0 सेंटीमीटर, 1 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। 0 सेंटीमीटर तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है। 0 मीन 0। सबसे छोटी आप 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और एक पार्ट जो होगा वो 1 मिलीमीटर होता है। सो दैट इज द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग मीटर स्केल। ऐसे ही जो दूसरा स्केल हम यूज करते हैं दैट इज वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर तो आपने यूज करा होगा। यस मैम। उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? 0.1 मीटर Oh, सेंटीमीटर। 0.1। यस मैम। तो फिर सेंटीमीटर। हम 0.1 सेंटीमीटर मींस 1 मिलीमीटर। नहीं 0.01 होगा। मीटर स्केल की लीस्ट काउंट होती है 0.1 सेंटीमीटर मींस 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो इससे छोटा अगर हमें लेना हो देन वी, मतलब इससे भी छोटी रीडिंग अगर हमें लेनी हो देन वी हैव टू यूज द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट होती है 0.01। एक ऑर्डर और आप छोटे में चले जाओगे, एक डेसिमल ज्यादा प्लेस तक आप नोट कर सकते हो। 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। और इससे छोटा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? इससे भी छोटी अगर रीडिंग लेनी हो तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इससे भी कम रीडिंग ले सकता है, तो इसकी लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज की है वो सबसे कम होती है। स्क्रू गेज की रीडिंग होती है, एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज यूजिंग वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। यही एक्सपेरिमेंट आपका है। इसमें हम 3 डेसिमल प्लेस तक जा सकते हैं इन अ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के 3 डेसिमल प्लेस तक हम जा सकते हैं। ठीक है। सो अभी हम ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं करेंगे क्योंकि ये आप 11th-12th में कर चुके हो। ठीक है। प्लस अभी उसको यूट्यूब वीडियो देख करके करने का कोई फायदा नहीं है जब तक इंस्ट्रूमेंट आपके सामने ना हो। तो विल स्टार्ट विद द अदर एक्सपेरिमेंट। ये जो अभी बच्चों ने ज्वाइन किया है, दिस इज द वे आई एम टेलिंग हाउ टू राइट इन द प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल में किस तरह से लिखना है उसका ये तरीका है। राइट हैंड साइड में ये सब लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में ये सब लिखना है। सब कुछ पेन से लिखना है, सिर्फ आप फिगर और ग्राफ पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें कि हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है। Either say yes or no. यस मैम। अनीशा, अशरफ, आपका एडमिशन कौन सी लिस्ट में हुआ है? मैम सॉरी मैम, रिपीट करना, क्या बोला आपने? कौन से कट ऑफ में आया आपका नाम? मैम अच्छे से याद नहीं, मैम 4th या 5th है। 4th या 5th में आया तो सेक्शन असाइन हो गया आपको? यस मैम। कौन सा सेक्शन मिला? मैम बी। बी में आए हो? रोल नंबर भी मिल गया? यस मैम। बट आपने क्लास तो एक भी नहीं लिया अभी तक, है ना? क्या रोल मैम नंबर लिया आपने? यस मैम। ओके। क्या रोल नंबर है आपका? 4204। ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा दैट इज Are you able to see the screen? Yes, ma'am. So the first experiment ये वाला है. Experiment aim is written here to determine the moment of inertia of a flywheel. तो फ्लाईव्हील क्या होता है उसके लिए पूरा वीडियो मैंने आपको पोस्ट करा है, अगर आपने किसी ने देखा हो तो एक बार मैं वीडियो चला दूं, थोड़ा आप सेटअप देख लो कि किस तरह का होता है. ओके मैम. पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगी मैं, पूरा वीडियो जब आपको टाइम मिले आप अपना देख लेना. जो मेन जो चीज होगी दैट आई विल शो यू ओनली. पूरा वीडियो तो हाफ एन आवर का है. 3 वीडियोस मैंने पोस्ट करी है. 3 वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें तो 1.5 आवर लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे. तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें पहले आपको इंट्रो दे देती हूँ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाई व्हील हमें फाइंड करना है. तो फ्लाई व्हील का सेटअप ये है. देर इज इसको कहते हैं हम व्हील ऑन एन एक्सल. दिस इज व्हील दैट इज मूविंग ऑन एन एक्सल. ये जो आपका ये रॉड दिया हुआ है इसको एक्सल कहते हैं. व्हील एक्सल के ऊपर मूव कर रहा है एंड देन वी आर अटैचिंग द वेट्स. ये जो थ्रेड वाइंड करके हमने यहाँ पर वेट्स अटैच करे हुए हैं. ठीक है. एंड द वेट्स को हम फ्रीली रिलीज करेंगे. दे आर रिलीज फ्रीली सो दैट दे टच द ग्राउंड. So the height above the ground is denoted by h. Height above the ground is denoted by h. यहाँ weight हमने attach किया using a thread. और यहाँ पर number of turns we are giving it some turns here. कुछ turns हम दे रहे हैं. इसको हम इसके ऊपर रॉड के ऊपर वाइंड कर रहे हैं एंड देन वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कि हमने कितनी टर्न्स दी है. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला होता है. थ्योरी आप अपने आप पढ़ोगे. अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी. तो थ्योरी ये है, पूरा दिया हुआ है इन्होंने. आई विल पुट इट इन द ग्रुप में मैं डाल दूंगी. ये यहीं से आपको सारा कॉपी करना है फाइल में. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है फॉर ए फ्लाई व्हील का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये. and the formula is 2mgh minus mr square omega square upon omega square 1 plus n by n1, where omega is the angular velocity. ये angular motion हो रहा है, इसमें rotational motion हो रहा है. तो यहाँ पर हम इसकी जो व्हील जो मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. फॉर दैट वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला 4 पाई n1 अपॉन t. अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है. m इज द मास, जो यहाँ पर हम मास अटैच कर रहे हैं दैट इज m. g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. h इज द हाइट. जैसे आपने यहाँ पे 10 आपने इसको 10 बार आपने वाउंड किया है. सो इसमें से n1 जो हो जाएगा दैट विल बी 10. ठीक है. यहाँ पर हम वाउंड कर रहे हैं इसको. तो ये यहाँ पर कितने आप वाइंडिंग्स दे रहे हो, थ्रेड को कितनी बार वाइंड कर रहे हो, दैट इज गिवन बाय n1. एंड h इज द, जब आपने थ्रेड को वाइंड कर दिया है n1 टाइम्स, तो थ्रेड को वाइंड करते करते, जैसे आपने ये थ्रेड नीचे है आप इसको वाइंड करते जा रहे हो, इट विल मूव अप फ्रॉम द ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा. तो कितना डिस्टेंस वो मूव करता है जब आप इसको 10 बार वाइंड कर रहे हो, दिस इज गिवन बाय h. तो ऑलमोस्ट हम ये फिक्स रखते हैं कि
3 बार यहाँ पर वाइंड कर रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 10 लूप्स हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो दिस इज कितना हाइट वो मूव करेगा ग्राउंड से, दैट इज गिवन बाय h and r. Small r is the radius of the rod. ये जो आपका रॉड है जिस पे व्हील लगा हुआ है, तो स्मॉल r इसका रेडियस होता है। ओमेगा जो है, ओमेगा इज द, मैंने बताया है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज गिवन बाय 4 पाई n1 into t. n1 जो है नंबर ऑफ रोटेशंस या लूप्स ऑफ थ्रेड ऑन द रॉड है, एंड t, अब t क्या है, हम पहले वाइंड करते हैं। अभी आप वीडियो देखोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वाइंड करने के बाद वी रिलीज द मास, हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं। सो द मास विल कम डाउन ऑन इट्स ओन, नीचे आएगा। अर्थ पे जैसे ही वो टकराएगा, वी हैव टू स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ रोटेशंस। व्हील मूव करना शुरू हो जाएगा, सिंस द रॉड इज कनेक्टेड टू द व्हील, तो व्हील मूव करना शुरू होगा एंड वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ रोटेशंस, कितनी रोटेशंस आ रही हैं जब तक कि ये व्हील मूव होना शुरू नहीं मूव होना स्टॉप नहीं हो जाता है। दिस व्हील विल मूव एंड स्लोली इट विल स्टॉप। तो स्टॉप होने से पहले उसको कितनी रोटेशंस आएंगी, दैट इज गिवन बाय n2, n लिखा है यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय n, और कितना टाइम लेगा वो, दैट इज गिवन बाय t। तो ये वीडियो देख करके आपको समझ आ जाएगा कि n और n1 क्या है एंड व्हाट इज t। ठीक है, तो शैल आई शो यू द वीडियो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वीडियो हिंदी में ही है। आई हैव पोस्टेड 3 वीडियोस, वन अगर आपको हिंदी में मुश्किल है देन यू कैन सी द वीडियो इन इंग्लिश आल्सो, बट द हिंदी वन इज बेटर क्योंकि वो डायरेक्ट यही प्रोसीजर फॉलो कर रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, so I'm sharing the video now. मैम दिखाई देता है। हाँ, अभी दिखा रही हूँ। आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आई एम हेयर ओनली, आप मेरे से बीच में रोक के पूछ सकते हो कि ये समझ नहीं आया। ठीक है, so are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSC फर्स्ट। Is it audible to you? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक से क्लियरली सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. के एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसका एम है टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाईव्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें फ्लाईव्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है। तो फ्लाईव्हील एक ऐसी बॉडी होती है जिसका मोस्ट ऑफ द मास उसके रिंग पे कंसंट्रेटेड होता है। इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से हम एक रॉड पास करवाएंगे जिसके दोनों एंड्स को हम बॉल बियरिंग से अटैच कर देंगे ताकि ये जो है फ्रीली रोटेट कर सके अबाउट इट्स एक्सिस। तो अब हम बात करते हैं apparatus जो हमें रिक्वायर्ड है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। फर्स्ट वन इज अ फ्लाईव्हील माउंटेड इन लेबोरेटरी। ये फ्लाईव्हील है हमारा। A set of slotted weights and hanger। ये हमारे पास slotted weights हैं और ये hanger है। ये जो weights हैं हमारे पास each has a mass of 50 ग्राम। अगर हम इन सबको रिमूव करते हैं तो जो हैंगर का मास बचेगा अकेले का, that is also 50 ग्राम।
तो जो इस हैंगर का वेट है दैट इज ऑल्सो 50 ग्राम और हर एक वेट हमारे पास जो है दैट इज ऑल्सो 50 ग्राम। नेक्स्ट वन इज अ स्टॉप वॉच। उसके बाद हमें चाहिए वर्नियर कैलिपर। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर, आप बहुत ही फेमिलियर है इससे। ये हमारी इस एक्सेल की रेडियस निकालने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट वन इज अ मीटर स्केल। ये हमारे पास एक मीटर स्केल है। और एक चाहिए होगा हमें अ स्ट्रॉन्ग बट थिन कॉर्ड, यानी कि एक थ्रेड टाइप कॉर्ड चाहिए हमें। ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बट इट शुड बी एज थिन एज पॉसिबल। इसकी हेल्प से हम अपने वेट्स को सस्पेंड करेंगे। आइए देखते हैं जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वो क्या होगा। होगा I इज इक्वल टू, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mgr n1 t स्क्वायर अपॉन 4 पाई n2 इंटू n1 प्लस n2 माइनस mr स्क्वायर n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू mgr n1 t स्क्वायर अपॉन 4 पाई n2 इंटू n1 प्लस n2, जहाँ पे I जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस फ्लाईव्हील का, R जो होगी आपकी रेडियस ऑफ एक्सेल होगी, इस एक्सेल की रेडियस जो हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। M होगा मास अटैच टू द कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि आपका ये जो थ्रेड है इसके साथ जो हम मास सस्पेंड करेंगे इस हैंगर की हेल्प से, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ M। N1 आपका होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ कॉर्ड बाउंड ऑन द एक्सेल। जितने हम इस एक्सेल के ऊपर जो है ये थ्रेड को बाउंड करेंगे, यानी कि इसको लपेटेंगे, तो जब जितने हम इसको बाउंड्स प्रोवाइड करेंगे तो उतनी हमारी N1 की वैल्यू होगी। N2 will be the number of revolutions made by wheel after detaching of mass। वो हम बाद में बताएंगे आपको कि N2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। T will be the time to complete N2 vibrations। N2 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम हमारे पास आएगा विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच हम डिटरमाइन कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशंस के बारे में। तो पहला ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमारा बनेगा वो होगा टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एक्सेल। तो वो हम डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी जो एक्सेल है फ्लाईव्हील की उसका हम रेडियस डिटरमाइन करेंगे। तो हम पहले इसकी हेल्प से डायमीटर फाइंड कर लेंगे और फिर उसका हाफ करके हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तेरे तो मूड के ये हिसाब से हमारी जो है चलेगी ये मैम। एक्सेल है ऑफ दिस फ्लाईव्हील। तो हम इस वर्नियर कैलिपर को इसके जॉज को इसमें फिट कर देंगे। अब हम यहाँ से रीडिंग्स नोट करेंगे। आप देख सकते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स हैं आप रीडिंग्स नोट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी आपकी, आप देख सकते हैं जो वर्नियर स्केल की जो जीरो वाली डिवीजन है वो यहाँ पे 2 को क्रॉस कर चुकी है। तो आप यहाँ पे मेन स्केल की जो रीडिंग आएगी वो आएगी आपकी 2.0 और वर्नियर स्केल की रीडिंग आप इसमें ऐड करेंगे। वो रीडिंग क्या होगी आपकी, आपको बेस्ट मैच देखना है यहाँ पे कौन सी डिवीजन आपस में बेस्ट कोइंसाइड कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो जो वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी वो आपकी आएगी 5 इंटू 0.01। तो आपकी जो टोटल रीडिंग आएगी दैट इज 2.0 प्लस 5 इंटू 0.01 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पे 2 आपकी थी दैट इज मेन स्केल रीडिंग, 5 जो था आपका वो थी वर्नियर स्केल रीडिंग और ये 0.01 आपका लीस्ट काउंट था इस वर्नियर कैलिपर का। तो आपकी टोटल रीडिंग जो आई है फॉर द डायमीटर ऑफ एक्सेल ऑफ फ्लाईव्हील दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए पहले आपने यहाँ पे वर्नियर कैलिपर को इंसर्ट किया था, अब इसको आप थोड़ा दूर यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से जब आप रीडिंग फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो आपकी जो रीडिंग आएगी दैट विल बी 2 प्लस 6 इंटू 0.01 दैट इज 2.06 सेंटीमीटर। आपको एक बात का ध्यान देना है यहाँ पर कि आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग है दैट विल बी सेम। आपकी जो वर्नियर स्केल की जो बेस्ट मैच वाली डिवीजन है उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। अगर नहीं भी आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो आप उसका मीन लेके उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब हमने एक डायरेक्शन में इसकी डायमीटर फाइंड कर लिया। अब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमीटर फाइंड करेंगे। उसके लिए आप दूसरी साइड पे एक्सेल की जो है वर्नियर कैलिपर को इंसर्ट करेंगे।
तो वही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और आपकी जो रीडिंग्स आएंगी वो आ रही हैं 2.04, और जब आप दूसरे थोड़ी उससे अलग जगह पे रीडिंग लेंगे तो आपकी आएगी 2.05 सेंटीमीटर। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग्स का मीन ले लीजिए। तो हमने जब मीन निकालेंगे इसका 2.05 एंड 2.04 का, यानी कि 2.05 प्लस 2.04 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आएगा 2.045 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आप सेकंड सेट के लिए जब आप मीन निकालेंगे, यानी कि 2.06 प्लस 2.05 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2.055 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा जो ये वर्नियर कैलिपर है इसमें कोई एरर नहीं था, तो आपका जो करेक्टेड डायमीटर है दैट विल बी इक्वल टू योर मीन डायमीटर। तो करेक्टेड डायमीटर वाले कॉलम में आप यही वाली रीडिंग्स दोबारा लिख देंगे और फिर इन दोनों रीडिंग्स का आप मीन निकालेंगे। 2.045 और 2.055 का मीन जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2.05 सेंटीमीटर। तो ये आपका मीन डायमीटर आ चुका है। इसका रेडियस निकालने के लिए आप इसका हाफ कर देंगे, तो आपका जो रेडियस आएगा यानी कि स्मॉल r, दैट विल बी इक्वल टू 1.025 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने रेडियस निकाल ली है एक्सेल की। अब हम बात करेंगे अगले टेबल के बारे में जिसमें हम निकालेंगे n1, n2 और स्मॉल t। तो इस टेबल को बनाने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक टर्म की, जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। जो ये आपका व्हील है इसके सर्कमफ्रेंस को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो वो डिटरमाइन करने के लिए अब हम देखेंगे कि उसको कैसे निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस डिटरमाइन करने के लिए आप इसके ऊपर ये जो थ्रेड है इसको बाउंड करेंगे और फिर उसको मीटर स्केल पे रख के उसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो आपको एक मार्क यहाँ पे दिख रहा है, आपके फ्लाई व्हील के रिंग के ऊपर ये मार्क गिवन होगा। तो आप इस मार्क पे थ्रेड को रखेंगे और यहाँ से इसको बाउंड करना शुरू करेंगे। वापस से उसी मार्क तक। तो अब आप यहाँ से तो आप एक रेवोल्यूशन देंगे इस थ्रेड को इस रिंग के ऊपर। तो जहाँ जिस मार्क से आपने स्टार्ट किया था उसी मार्क पे आपने टर्मिनेट करना है। अब इस थ्रेड की आपको लेंथ मेजर करनी है। जितना आपने यहाँ से इस मार्क से शुरू करके इसी मार्क तक टर्मिनेट किया है उतनी लेंथ आपको मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो मैंने इसको एक एंड से होल्ड कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इसको अब यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम अब इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, इसको थ्रेड को मीटर स्केल पे रख के। तो जब हम इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास जो इस थ्रेड की लेंथ आई है दैट इज 62.5 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 62.5 सेंटीमीटर पे मैंने फिंगर रखी है। तो आपके व्हील का सर्कमफरेंस आ चुका है दैट इज x इज इक्वल टू 62.5 सेंटीमीटर। तो बेटा कोई बता सकता है इन्होंने अभी तक क्या क्या मेजर करा है? मैम रेडियस, दीपक बोलो। एक्सेल की रेडियस और सर्कमफ्रेंस निकाले फ्लाई व्हील। राजन आप बता सकते हो? राजन राजन मैम यस मैम रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस उसने निकाली है। किसका रेडियस निकालना है? मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड। क्या समझ नहीं आया बेटा? मैम दैट कि वो किसका सर्कमफ्रेंस निकाला। वीडियो में तो बिल्कुल क्लियर है। मैम हमारा बार बार नेट धीरे धीरे कट कट के आ रहा था इसीलिए आवाज नहीं आ रही थी अच्छे से। वीरेंद्र आप बता सकते हो? वीरेंद्र वीरेंद्र
इन्होंने अब तक क्या मेजर करा है? सरकमफ्रेंस निकाला है मैम, इसका फिलिंग वेयर का, और ये रेडियस निकाली इसकी। किसका सर्कमफ्रेंस निकाला है? ये उसका ना फिलिंग क्या रहा है ये, फ्लाई व्हील। हाँ फ्लाई व्हील, व्हील का सर्कमफ्रेंस निकाला है, और क्या निकाला है? रेडियस, किसका रेडियस निकाला है? वो फ्लाई व्हील जिससे हमने जोड़ रखा है ना, उसको एक्सल कहते हैं। एक्सेल। तो बेटा थोड़ा मुश्किल तो है ही, आई कैन अंडरस्टैंड कि देखने से आपको इतना समझ नहीं आएगा, बट इफ यू सी द सेम वीडियो 2-3 टाइम्स, अगर आप उसको 2-3 बार देखोगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, आपके सामने अपैरेटस नहीं है, तो मुश्किल तो है ही कि किस तरह से Yes, ma'am. करना। ठीक है, बट आपके लिए ये एडवांटेज है। अब मैं तो बच्चों को ये कहती हूँ कि अगर हमारे टाइम में कोरोना आता, देन हमारा तो 1 साल खराब होता, क्योंकि उस टाइम में ना ही गूगल मीटिंग्स थी, ना जूम वगैरह कुछ था, ना गूगल ही नहीं था उस टाइम में जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आजकल स्कूल के बच्चे भी रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, तो इस तरह से 1 साल खराब करने से तो अच्छा ही है ना कि आप लोग पढ़ रहे हो। Yes, ma'am. तो टेक इट द एडवांटेज कि कोई बात नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन डू इट व्हेन यू विल कम टू द लैब। जब आप लैब में आओगे देन डेफिनेटली डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, एक्स्ट्रा टाइम में आकर के आप एक्सपेरिमेंट्स करना, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड एवरी एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में अभी तक इन्होंने क्या निकाला है, एक तो इन्होंने फ्लाई व्हील का थ्रेड से मेजर करके सर्कमफ्रेंस निकाला है, और दूसरा इन्होंने ये सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील लिखा है इन्होंने, दैट हैज कम आउट टू बी 62.5 सेंटीमीटर, और दूसरा इन्होंने निकाला है अभी तक रेडियस ऑफ द एक्सल। व्हील जिससे कनेक्टेड है, एक्सल मूव करेगा तो व्हील भी मूव करेगा, तो उन्होंने एक्सल का रेडियस निकाला है यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर जब भी हम यूज करते हैं, वी हैव टू मेजर द जीरो एरर, उसमें जीरो एरर देखना बहुत जरूरी है। 99% तो वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं होता है, देयर इज नो जीरो एरर, बट इफ वी आर यूजिंग द स्क्रू गेज अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज सम एरर इन दैट। तो कितने तरह के एरर्स होते हैं वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में? मेजरमेंट अगर आप ले रहे हो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज से, तो कितना एरर होता है? जीरो एरर आपने सुना है ना, जीरो एरर। Yes, ma'am. तो जीरो एरर कितने तरह का होता है? एनीवन? किसी को नहीं पता जीरो एरर कितने तरह का होता है? Zero error in vernier caliper or screw gauge is of two types, positive zero error and negative zero error. तो ये आप नेक्स्ट क्लास में आप देख करके आएंगे यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। दोनों में डिफरेंट होता है, देखने का मेथड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जब भी यूज करेंगे देन वी हैव टू फर्स्ट सी द एरर इन दैट, देन वी हैव टू टेक द मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दो रीडिंग्स लेनी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मेन स्केल और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों नोट करी है, एंड देन दे हैव कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द एक्सल। ये आपको करना आता है वर्नियर कैलिपर यूज? यस मैम। हाँ, तो दैट इज वेरी सिंपल। मेन स्केल देखो कितना है, 2 सेंटीमीटर था। मेन स्केल की वो रीडिंग हम लेते हैं जो वर्नियर के जीरो से पहले आ रही हो। जैसे यहाँ पर अगर इनका देखे वर्नियर कैलिपर वाला, इन्होंने यहाँ लिया था
आप कोई वीडियो भी देख सकते हो वर्नियर कैलिपर किस तरह से यूज़ करते हैं। एटलीस्ट आपको ये तो यूज़ करना ही आना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आप इसको दोबारा देखोगे तो इन्होंने पहले मेन स्केल लिया है, ये मेन स्केल रीडिंग है 2 एंड दिस इज द रीडिंग जस्ट बिफोर द वर्नियर स्केल की। जो वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे एकदम पहले जो रीडिंग होती है उसको हम नोट करते हैं, ठीक है। एंड देन द वर्नियर स्केल रीडिंग नोट किया है और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करके, लीस्ट काउंट अभी मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी ऐड इट टू द मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे। सो वी हैव टेकन द सेम रीडिंग, अलग अलग पोजीशन पे रख करके हम रेडियस की रीडिंग ले रहे हैं। तो मेन स्केल रीडिंग विल रिमेन सेम फॉर एवरी केस, जो चेंज आएगा दैट विल बी ओनली इन द वर्नियर स्केल। so वर्नियर स्केल रीडिंग में चेंज आएगा। उसके बाद वी विल कैलकुलेट द डायमीटर। 2 या 3 रीडिंग्स आप ले करके डायमीटर, मीन डायमीटर कैलकुलेट कर लोगे और डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने 2 रीडिंग्स ली हैं, फर्स्ट रीडिंग में इनका डायमीटर आया है 2.045 सेंटीमीटर और सेकंड रीडिंग में आया है 2.055 सेंटीमीटर। मीन लेकर के जो मीन डायमीटर आएगा दैट इज 2.05 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द रेडियस इसका मीन हम ले लेंगे, इसको रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा 1.025 सेंटीमीटर। तो अभी तक इन्होंने 2 चीजें मेजर करी हैं, रेडियस ऑफ द एक्सल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। अब नेक्स्ट आप स्क्रीन में देखोगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेजर द, अब जो मेन चीज इनको मेजर करनी है वो मेजर करना है N1 एंड N2। जो हमारा जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था उसमें N2 की जगह N था, मास वो पुट करते जाएंगे एंड देन दे हैव टू मेजर द N1 एंड N2। N1 और N2 मेजर करेंगे। फर्स्ट कॉलम जो है मास का है, सेकंड कॉलम N1 का है और थर्ड कॉलम जो है वो N2 का है। तो अब हम वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू मेजर द वैल्यूज ऑफ N1 एंड N2। अभी तक किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। तो चलो वीडियो देखते हैं कि N1 और N2 कैसे मेजर करते हैं। N1 तो फिक्स रखेंगे हम 10, जैसे मैंने आपको बताया था। वाइंडिंग्स हम देंगे, एक्सल के ऊपर 10 बार धागे को लपेटेंगे और उसको हम काउंट करेंगे कि 10 बार ही लपेटना है, उससे ज़्यादा नहीं लपेटना है। दे आर डूइंग द सेम थिंग, 10 बार लपेटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मास को रिलीज कर देंगे और फिर देखेंगे कि व्हील जो है कितनी बार रोटेट कर रहा है। बिफोर स्टॉप करने से पहले वो कितनी बार रोटेट कर रहा है, दैट विल गिव अस N2। तो ये अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में। तो पहला कॉलम जो है आपका वो होगा टोटल मास अप्लाइड। जो ये हैंगर है आपका, इसमें आप कितना मास स्पेंड करेंगे। ये जो हैंगर का खुद का वेट है दैट इज 50 ग्राम। तो इसमें हम जब स्लॉटेड वेट्स ऐड करेंगे, जिसका एक का वेट है 50 ग्राम, तो हमारे फर्स्ट केस में जो वेट हो जाएगा इसमें वो होगा 100 ग्राम टोटल। तो ये 100 ग्राम वेट अब इसमें हो चुका है। ये जो आपका हैंगर का हुक है, इसमें आपको एक थ्रेड टाई करना पड़ेगा। तो इस थ्रेड की जो लेंथ होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि हम यहाँ पे 10 टर्न्स प्रोवाइड कर सकें। अब सेकंड कॉलम जो होगा हमारा, वो होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द कॉर्ड ऑन एक्सल N1, यानी कि N1 की जो वैल्यू होगी। तो हम ये हर केस में कांस्टेंट रखेंगे, हम इसको 10 मान के चलेंगे क्योंकि हम 10 टर्न्स प्रोवाइड करेंगे इस थ्रेड के। तो अब हम टर्न्स कैसे प्रोवाइड करने हैं वो देखते हैं। यहाँ पे तो टर्न्स प्रोवाइड करते वक्त आपको एक बात का ध्यान देना है कि ये जो हैंगर है आपका, ये फ्लाई व्हील से ज़्यादा नीचे ना
प्रोवाइड करेंगे, तो आप एक टर्न प्रोवाइड कर चुके हैं, अब ये आपका सेकंड टर्न हो जाएगा। तो टर्न्स प्रोवाइड करते हुए आपको ध्यान देना है कि ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ये अलग अलग टर्न्स दिखने चाहिए। ये आपका थर्ड टर्न आ गया, ये आपका फोर्थ टर्न आ गया। ऐसे करते करते आपको 10 टर्न्स कंप्लीट करने हैं। अब हमारे 10 टर्न्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये मार्क आपके बिल्कुल नज़रों के सामने होना चाहिए। तो अब आपको 10 टर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपको देखना है कि यहाँ पे गैप होना चाहिए इन टर्न्स के बीच में, ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम की, उसमें आप देख सकते हैं कि लिखा गया है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ मास, यानी कि जो मास हमने हैंग किया हुआ है, जब ये इससे डिटैच होगा तब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये रेवोल्यूशन करना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इससे डिटैच हो जाएगा मास कंप्लीटली, तो तब हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू कर देंगे। तो जब ये मास जमीन से टकराएगा, जैसे ही आपको साउंड आएगी तभी आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे काउंट करेंगे। रेफरेंस मार्क आपको ये लेके चलना है, तो मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूँ। अभी घूमना शुरू हो चुका है। जैसे ही नीचे गिरेगा, आपको जैसी साउंड आएगी, आपको रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू कर देने हैं और स्टॉप वॉच भी ऑन कर देनी है। तो अब आपको साउंड आ चुकी है, तो हमने साथ ही स्टॉप वॉच ऑन कर दी है। अब आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट करने शुरू कर देने हैं साथ ही, 1 2, इस तरीके से आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट कर लेंगे। जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक आप स्टॉप वॉच चलने देंगे, और जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी काउंट करते रहेंगे। 25 26, तो 28th रेवोल्यूशन अब आने वाला है। 28 रेवोल्यूशंस अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बाद अगर ये हाफ में रोटेट करेगा तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा जो टाइम आया 28 रेवोल्यूशंस के लिए वो आया 1 मिनट 14 सेकेंड्स। तो आपके जो कंप्लीट रेवोल्यूशंस आए हैं वो आया है 28, और उसके लिए जो टाइम आपके पास आया है वो आया था आपके पास 1 मिनट 14 सेकेंड्स। तो जब उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60 + 14, दैट विल बी 74 सेकेंड्स इन टोटल। तो एक बात आपको यहाँ पे बेटा समझ आया N1 और N2 कैसे मेजर करना है? यस मैम। N1 वाइंडिंग्स देनी है और N2 हमें मेजर करना है। When the weight strikes the ground, ground पे स्ट्राइक करेगा, आपको आवाज आएगी, then you have to start counting the number of rotations की व्हील को कितनी रोटेशंस आ रही है, फ्लाईव्हील कितनी बार रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब तक कि वो स्टॉप नहीं हो जाता। तो जैसे इनका है, इन्होंने 10 रोटेशन दिए हैं इनिशियली, तो N1 तो इन्होंने 10 फिक्स रखा है। एंड जब वेट ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है तब हम काउंट करना शुरू करेंगे, एंड वी हैव टू काउंट द कंप्लीट रेवोल्यूशन या कंप्लीट रोटेशन हम काउंट कर रहे हैं, दैट इज 28। कंप्लीट रोटेशंस 28 आ रही है। उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे आगे, सॉरी इसके साथ इन्होंने टाइम भी निकाला है। टाइम इन्होंने कितना आया इनका टाइम, इन्होंने 74 सेकेंड। ये आया 1 मिनट 14 सेकेंड्स। ये मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, लैब में हम मोबाइल नहीं यूज करते हैं, वी यूज द स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हम करते हैं, स्टॉप वॉच में ऐसा ही टाइम दिखाई देता है। ये जो 24 है दैट इज 1/100 ऑफ सेकेंड। तो जो टोटल टाइम आता है वो आता है 1 मिनट 14 सेकेंड्स, एंड उसके आगे आता है 0.24 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम जैसे इन्होंने 24 को नेग्लेक्ट कर दिया, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। 1 मिनट 14 सेकेंड्स का हो जाएगा 74 सेकेंड्स,
और आगे जो 24 था उसका हो जाएगा 74.24 सेकेंड्स, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल टाइम होगा 74.24 सेकेंड्स। तो n1 पहले वेट मास m लिया है, n1 लिया है, n2 लिया है एंड देन टाइम। अब ये करेक्शन इसमें थोड़ा सा ऐड होगा क्योंकि हो सकता है आप ही ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है कि आपका जो व्हील है वो कंप्लीटली कितनी बार रिवॉल्व कर रहा है। तो जब आप स्टॉप हो जाएगा वो हो सकता है रेवोल्यूशन जो वो कंप्लीट ना हो पाए, थोड़ा सा रह जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे उसका फिर आगे देखेंगे। ये 2 कॉलम जो है ये उसके लिए है यहाँ पर। आई डोंट नो आपको मेरा पॉइंटर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, बट 28 के आगे जो 2 कॉलम बने हुए हैं दे आर फॉर द इनकम्प्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। यस मैम। लेट अस सी कि वो कैसे मेजर करेंगे डाटा। उसमें यहाँ पर जो हमने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करा था सबसे पहले, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील उसका यूज होगा। 14 that will be 74 seconds in total। तो एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान देनी है कि 28 रेवोल्यूशंस के एडिशन में जो हमारा जो रेफरेंस मार्क था वो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन इस रेफरेंस मार्क ने कुछ डिस्टेंस एक्स्ट्रा भी ट्रेवल किया है। तो हम इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को भी हमें मेजर करना पड़ेगा, तो उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड। तो ये जो आपका रेफरेंस मार्क था यहाँ से आप थ्रेड लगा के इस मार्क तक लेके आएंगे जो आपके बिल्कुल रेफरेंस मार्क वाले पॉइंट पे आ चुका है, जो पहले आपका रेफरेंस मार्क जहाँ पे था। तो इस लेंथ को अब आप मेजर कर लेंगे मीटर स्केल के ऊपर। तो अब हम मीटर स्केल पे इस थ्रेड की लेंथ को मेजर करेंगे। तो जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास जो लेंथ आ रही है दैट इज 46 सेंटीमीटर। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस फ्लाई व्हील ने। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया उसको हम y मान लेते हैं। तो y की जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास वो है 46 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ चॉक मार्क यानी कि ये रेफरेंस पॉइंट है फ्रॉम पॉइंटर, यानी कि ये रेफरेंस मार्क यहाँ पे ना आके ये थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ से इस रेफरेंस मार्क तक का जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में वो हमने नोट किया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो वो हमारे पास आया है 46 सेंटीमीटर। अब हम फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन निकालेंगे जिसको हम b नाम देंगे। तो b आपका क्या होगा y यानी कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो हम ये ट्रैवल किया गया है अपॉन में x यानी कि सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 62.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे 46 को डिवाइड करेंगे 62.5 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.736। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो n2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a प्लस b। तो a आपके पास थे ये रेवोल्यूशन जो कंप्लीट रेवोल्यूशन किए गए थे फ्लाई व्हील द्वारा वो थे 28 प्लस फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन भी आप इसमें ऐड करेंगे जो आपके पास आया 0.736। तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 28.736। तो आप 100 ग्राम वाले वेट के लिए एक और बार यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक और रीडिंग आप निकालेंगे। तो जब आप सेकंड रीडिंग निकालेंगे तो हमारे पास जो रीडिंग आई है वो आई है कंप्लीट रेवोल्यूशन आपके पास आए 29 और जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है यानी कि थ्रेड की जो लेंथ आई है वो आई है 53.5 सेंटीमीटर। तो फ्रैक्शनल रेवोल्यूशन यानी कि y डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस यानी कि x दैट विल बी 0.856। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी n2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a प्लस b यानी कि 29 प्लस 0.856 दैट इज 29.85। तो अब हम इन दोनों रेवोल्यूशंस जो हमारे पास आए इनका मीन ले लेंगे। तो मीन वैल्यू ऑफ n2 आपके पास आएगी 29.31। तो टाइम जो आया था सेकंड केस में वो भी 74 सेकंड्स ही आ रहा था। तो टाइम का जो मीन आएगा दैट विल बी आल्सो 74 सेकंड्स। तो आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। तो फर्स्ट रीडिंग जो आपकी आएगी आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए वो आप फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लास्ट कॉलम की बात करते हैं जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपके पास जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वो था mgr n1 t square अपॉन 4 pi n2 into n1 plus n2। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 100 है 100 ग्राम
जी की वैल्यू आप लेंगे यहाँ पे 980। उसके बाद आर जो आपकी रेडियस आई है वो हमने अभी डिटरमाइन की थी। तो बेटा समझ आ गया ऑब्जर्वेशंस कैसे लेनी है? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो मैम। हाँ जी, है कोई डाउट? नहीं मैडम। नो मैम। So is the screen visible? यस मैम। यस मैम। बेटा ये पूरा प्रोसीजर सेम इन्होंने लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लेना एंड आपको अगर कोई डाउट भी होगा तो ये प्रोसीजर इजी है, ये पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऑब्जर्वेशंस में ये अब क्या क्या नोट करना है। ये ऑब्जर्वेशंस है। वर्नियर कांस्टेंट मींस लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, डायमीटर, मीन डायमीटर, रेडियस, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। कोई बता सकता है कि अभी जो स्टॉप वॉच इन्होंने यूज किया है उसका लीस्ट काउंट क्या था? What was the 0.01 सेकंड। 0.01 सेकेंड, जो बिल्कुल लास्ट में 24 आ रहा था। तो वहां पर मिनिमम जो रीडिंग जा सकती है वो जा सकती है 1 मींस 0.01 सेकेंड, तो वो लीस्ट काउंट हो जाएगा उसका। देन अब ये क्या कर रहे हैं, रोटेशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मास स्टार्टिंग में 100 ग्राम्स डाला था, तो 100 ग्राम्स के लिए दे आर टेकिंग 2 ऑब्जर्वेशंस, वन क्लॉकवाइज एंड वन एंटी क्लॉकवाइज। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं एंड देन दे आर नोटिंग n1। उसके बाद टाइम दोनों केसेस में कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और उसके बाद मीन टाइम कैलकुलेट करके उसको फॉर्मूला में चेंज कर फॉर्मूला में डाल रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला शायद उससे डिफरेंट है जो वो दिखा रहे थे। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। प्रोसीजर सेम है, फॉर्मूला थोड़ा उनका डिफरेंट है। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पर टर्म्स तो अब आपको समझ आई गई होंगी। एंड जो है वो हर एक केस के लिए हम I1, I2, I3 तीन वेट मासेस के लिए कर रहे हैं, जैसे 100, 200, 300 या 300, 400, 500 के लिए। 3 मासेस के लिए हम करेंगे। तीनों मासेस के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1, I2, I3 तीनों हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 3 वैल्यूज आ जाएंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एंड देन टू फाइंड द फाइनल आंसर वी हैव टू कैलकुलेट द, फिर क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर देंगे, जो 3 आंसर्स आपके पास आएंगे। तो अब ये इसमें फॉर्मूला में कैसे पुट करना है। मास जो है इन्होंने ग्राम्स में लिया है, यू हैव टू चेंज इट इनटू केजी, केजी में चेंज कर दोगे। जी एसआई यूनिट्स देनी है हमें सारी। जी जो है दैट इज 9.8। हाइट जो यहाँ पर है हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, इस पूरी हाइट सेंटीमीटर में है, उसको हम मीटर में चेंज कर देंगे। अगर आप हाइट आप सीजीएस यूनिट में भी कर सकते हो। अगर आप सीजीएस यूनिट में कर रहे हो मीन्स अगर आप मास को ग्राम में ले रहे हो और हाइट को सेंटीमीटर में ले रहे हो, तो हमें जी जो लेना होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप दोनों यूनिट्स में कर सकते हो, सीजीएस में भी और एसआई में भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप एसआई यूज कर रहे हो तो थ्रू आउट आप केजी ग्राम मीटर लोगे, सॉरी केजी मीटर लोगे, और अगर आप सीजीएस में यूज कर रहे हो तो ग्राम सेंटीमीटर लोगे।
तो सीजीएस में जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 980 हो जाएगी। यहाँ पर बहुत बच्चे एरर कर देते हैं कि सारी वैल्यू सीजीएस में रख लेते हैं, ग्राम सेंटीमीटर, और जब जी की वैल्यू पुट करनी होती है तो वहां पर पुट कर देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो मीटर में आ गया, तो वो आंसर करेक्ट नहीं आता है। तो एक ही यूनिट में आपको सारा कुछ रखना है। देन एम हम मास है, आर इज द रेडियस, जैसे इन्होंने सेंटीमीटर में लिया हम सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके हम उसको मीटर में चेंज कर देंगे। देन n1 तो यहाँ से आ ही रहा है, मीन जो आपका n1 यहाँ से आएगा, n1 एंड n क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो आएगा, n1 और n हम यहाँ से वैल्यू इधर पुट कर देंगे, and then we have to calculate these two terms, first term minus second term. So this will give us the moment of inertia for a single mass, एक मास के लिए ये हमें वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर आपको मीन लेना पड़ेगा, n का भी मीन लेना पड़ेगा, n1 का भी मीन लेना पड़ेगा, मीन ऑफ n1, मीन ऑफ t, n तो हमने फिक्स रखा हुआ है ना 10 पर, ये तो फिक्स ही है। जो इनिशियली हम थ्रेड को लपेट रहे हैं एक्सेल के ऊपर, उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 ही रखनी है, तो दिस n इज फिक्स्ड, n1 वेरी कर जाएगा, उसका मीन हमें लेना है, और t वेरी करेगा, उसका भी हमें मीन लेना है। ठीक है, कुछ पूछना है बेटा? मैं ऑब्जर्वेशन तो प्रैक्टिकल करने के बाद आएंगे ना। क्या कह रहे हो दीपक? ऑब्जर्वेशन हाँ, ऑब्जर्वेशन क्या? प्रैक्टिकल के बाद आएंगे, वो तो हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। बेटा यही तो प्रॉब्लम है, जब तक कि आप ऑब्जर्वेशंस लिख के कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपको एक्सपेरिमेंट पूरा समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि या तो हम ब्लैंक छोड़ दें, अभी तक तो हम ब्लैंक ही छोड़ देते थे, बच्चे ने लिख दिया ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं, बट अगर आपको एक्सपेरिमेंट कंप्लीटली समझना है तो बेटर है कि आप ऑब्जर्वेशन कॉपी कर लो, आपको गूगल पे मिल जाएंगी, या जो मैंने 3 वीडियोस आपको सेंड करी है व्हाट्सएप पे, उसमें एक वीडियो में ऑब्जर्वेशंस ही लिख रहा है, वो कि कैलकुलेशन करके दिखा रहा है कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, एंड वो ही इज डूइंग इन एसआई यूनिट्स, केजी मीटर में वो कर रहा है सॉल्व उसको, तो वो ऑब्जर्वेशंस आप कॉपी करके यहाँ पे लिख देना। ओके मैम। बट कॉपी करोगे तो कैलकुलेशन जरूर करना, ये नहीं कि उसकी कैलकुलेशन भी कॉपी करके रख दी, कैलकुलेशन आप अपनी खुद निकालना और फिर उससे टैली करना कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। लैब में कैलकुलेटर थोड़ी अलाउ है। नहीं, लैब में अलाउड है बेटा कैलकुलेटर, एग्जाम में भी अलाउड होता है, आपके एग्जाम में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है, और जो ऑनर्स के बच्चे होते हैं उनको तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। मतलब मोबाइल फोन वाला ले जा सकते हैं? मोबाइल फोन नहीं अलाउड होता है, मोबाइल अगर ना ही लैब में और ना ही थ्योरी एग्जाम में फोन अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम लोग बच्चों को स्टॉप वॉच यूज करने के लिए कहते हैं, इसने फोन यूज कर लिया, लैब में हम बच्चों को स्टॉप वॉच यूज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में फोन अलाउड नहीं आता है होता है, तो अगर स्टॉप वॉच नहीं यूज करोगे तो आएगा ही नहीं यूज करना। प्लस आप ये ध्यान रखिए कि ग्रेजुएशन में यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, जस्ट वो 12th वाला नहीं रखना है कि हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो टेक इट सीरियसली। ऑल्सो आपका थ्योरी एग्जाम 75 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल एग्जाम 50 मार्क्स का है, जो मार्कशीट आती है फाइनल में वो थ्योरी 100 का होता है, 100 और 50, वो 150 में से ही मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल्स हैव इक्वल वेटेज, ये नहीं कि खाली थ्योरी पे ही फोकस करना है, इक्वल वेटेज है थ्योरी और प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, 150 का पेपर होगा टोटल? नहीं, प्रैक्टिकल का 50 का होता है, ओवरऑल मिला के सारा 150 होगा। टोटल फिजिक्स का 150 का, फिजिक्स मतलब आप केमिस्ट्री का भी 150 का लेके चलोगे, जहां भी प्रैक्टिकल है 50 का प्रैक्टिकल है और 100 का थ्योरी है।
तो बहुत ज्यादा वेटेज है प्रैक्टिकल्स का, और प्रैक्टिकल्स करने पड़ते हैं यहाँ पर प्रॉपरली। बच्चे क्लास में इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको देख के लग रहा होगा लेंथी है, बट दिस इज द इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज के बाद सबसे पहले हम बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। आपको जस्ट ऑसिलेशन नोट करनी है और टाइम नोट करना है, और कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज द एक्सपेरिमेंट इज इजी। वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, वो तो बेटा टीचर को पता होता है, वो आपको नहीं पता लगेगा। मैम टाइम का यूज कहाँ है? हाँ, टाइम जो मेजर कर रहे हैं उसका यूज कहाँ है? टाइम तो मेजर कर रहा है ना कि वो कितनी वो जब आप उसको वेट ग्राउंड पे टच करता है तो व्हील मूव रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। रोटेट कितनी देर वो करता है स्टॉप होने से पहले, दैट इज द टाइम। और कितनी ऑसिलेशंस वो या कितनी रेवोल्यूशन वो ले रहा है, दैट इज n1। तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना एंड देन रीड द प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ है इस प्रोसीजर को भी रीड करना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। आप ये बुक ग्रुप में सेंड कर दो। हाँ, ये तो Yes, ये पीडीएफ कह रहे हो ना बेटा? हाँ मैम, पीडीएफ। हाँ, ये मैंने आपके लिए स्कैन करी है, इसको मैं सेंड कर दूंगी। बुक्स तो है नहीं आपके पास, तो वीडियो प्लस दिस पीडीएफ ये आपको देखना होगा इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। ओके मैम। ठीक है, प्लस ये थ्योरी इसमें लिखा हुआ है, थ्योरी आप पढ़ सकते हो। जितना रेलेवेंट लगे आपको उतना लिखना है, सारा वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये थ्योरी लिखा हुआ है, वर्ड टू, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप पढ़ो। वाइवा के टाइम पे थ्योरी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जितना लिखा हुआ है सारा ही आपको पढ़ना है, सारा ही आपको फाइल में नोट करना है। जितना आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये सेंटेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। प्लस इस बुक में जो है ये एंड में प्रिकॉशंस भी गिवन है, रिजल्ट का फॉर्मेट भी गिवन है, एंड देन वो मिस हो गया मेरे से, आई विल सेंड दैट पेज आल्सो। वाइवा क्वेश्चंस है, जैसे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम ये वाला करेंगे पेंडुलम वाला, तो पेंडुलम के एंड में क्वेश्चंस है। ये देखो, ये क्वेश्चंस है, वाइवा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन फॉर वाइवा। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम टाइम में प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, और लिखना तो यही है। वीडियो आप देख लेना, लिखना यही है। दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर दैट वी फॉलो इन द लैब, जो हम लैब में करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको कुछ और पूछना है रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट की? क्या ये समझ नहीं आया नहीं आया? एक बार आप वीडियोस देख लेना, ठीक है, और ये पढ़ लेना प्रोसीजर। अगर आपको नहीं समझ आता है देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास अगेन। ओके मैम। ठीक है, एक बार आप देख लो अच्छे से वीडियोस को। और भी वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, और भी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख लो, समझ लो। अगर फिर भी नहीं समझ आता है देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके ओके मैम। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। यू कैन स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, आप इसको लिखना भी शुरू कर सकते हो। डेट जो डालोगे वो आज की डेट डालनी है। 7 दिसंबर में हमने ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा है, तो आज की डेट से आप इसको लिखना शुरू, फाइल में लिखना शुरू कर सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसमें से जस्ट आपको कॉपी ही करना है। ऑब्जर्वेशंस आप कहीं और से कॉपी कर सकते हो। ऑब्जर्वेशंस क्या है? कैलकुलेशंस आपकी अपनी होनी चाहिए। अब देखो इन्होंने कैलकुलेशंस में जस्ट एक ही वो निकाल रखा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या आपको? एम आई शेयरिंग समथिंग या नहीं, आई डोंट नो। शेयर कर रहे हो आप? दिख रही है? हाँ, दिख रही है। तो ये एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा है। कैलकुलेशन जब आप करोगे देन यू हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स के लिए तो यहाँ पर
3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे, I1, I2 एंड I3, फिर उसका मीन हम निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व